अस्सलाम वालेकुम बेटा। आज हम नेक्स्ट लेक्चर पे जा रहे हैं और वो है आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कुछ फैक्टर्स से। लास्ट टाइम आपने हाइड्रोजन बॉन्डिंग तक कुछ फैक्टर कर लिए थे और हम अब नेक्स्ट जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के फर्दर जो फैक्टर्स होंगे उनको आज स्टडी करेंगे। तो बस एक फैक्टर बाकी रहता है इसका, हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ उसका फैक्टर का क्या ताल्लुक है। तो यहाँ से आज आप शुरू करेंगे, यानी वो है हमारे पास एनोमलस एनोमलस बिहेवियर एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर एंड आइस। यानी जब वाटर आइस में चेंज होता है तो फिर वो कुछ एब नॉर्मल कैरेक्टर शो करता है। एब नॉर्मल कैरेक्टर शो करता है कैसे? असल में वाटर जो है वो आपको पता है कि इसके अंदर ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन जो है वो पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। अब ये ऑक्सीजन जो है अपने लोन पेयर्स के थ्रू क्या करता है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग करता है, ठीक है ना। तो वाटर जो है वो नॉर्मली कितने टोटल हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है? तो याद रखो, वाटर प्रोड्यूस या एक वाटर मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस, ये प्रोड्यूस करता है 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी आपको कितने हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं वो मिल सकते हैं? किससे? वाटर से। तो वो हैं 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स। 4 हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो वाटर प्रोड्यूस करता है। अब ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो है, ये 4 हाइड्रोजन बॉन्ड ये वाटर के अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। लेकिन कब करेंगे? ये नॉर्मली नहीं करते हैं। यानी अगर हम वाटर का टेम्परेचर कितना रखें, ठीक है, स्ट्रॉन्ग है अपनी जगह, लेकिन एक बात याद रखना, स्ट्रॉन्ग अपनी जगह है ये, बट फिर भी इनकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है जितनी आमतौर पर आपको आइस में दिखती है। वाटर में इतनी नहीं है स्ट्रॉन्ग। क्यों? ये बनती है फिर टूट जाती है, बनती है फिर टूट जाती है। तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स का बनना और टूटना ये मुसलसल चलता रहता है। और ये कब तक चलता रहता है? जब तक हम वाटर का टेम्परेचर क्या कर दें, जब तक हम वाटर का टेम्परेचर 20 डिग्री से या रूम टेम्परेचर से 4 डिग्री तक ना लेकर आए, तब तक। ये 4 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर है तो इसके हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, बहुत वीक होते हैं, ये टूटते भी हैं और बनते रहते हैं। तो इसका मतलब है कि हम कह सकते हैं कि, यानी अगर हम देखें तो हमें पता चलेगा कि वाटर वाटर प्रोड्यूस प्रोड्यूस अनस्टेबल अनस्टेबल और लेस स्टेबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स। यानी ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स तो बनाएगा लेकिन ये अनस्टेबल होंगे, ये बनेंगे फिर टूटेंगे, बनेंगे फिर टूटेंगे। कब? व्हेन, जब क्या करोगे? द टेम्परेचर, क्या? टेम्परेचर जो है ऑफ टेम्परेचर ऑफ वाटर, पानी का जो टेम्परेचर है, इज अबव 4 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से वाटर का टेम्परेचर ऊपर है तो फिर समझ लो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कोई स्टेबल भी नहीं है और इतनी ज्यादा स्ट्रांग भी नहीं है, अनस्टेबल भी है। ये बनेंगे फिर टूटेंगे, बनेंगे फिर टूटेंगे, ठीक है ना। बनते तो 4 बॉन्ड ही हैं, ठीक। अब क्या करते हैं? अब हम इसमें थोड़ा सा चेंज लाते हैं। कौन सा चेंज लेकर आते हैं? कि हम अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है ना
इसमें वाटर में जो करते हैं। अब टेम्परेचर हमने कर दिया, यानी बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से अब टेम्परेचर गिरा। तो अब देखो वाटर क्या करने लगता है। ये ऑक्सीजन, अब ये देखें, ये हाइड्रोजन, ठीक, पार्शियल पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव। अब यहाँ पे क्या आएगा, फिर एक और वाटर का मॉलिक्यूल आएगा, ऑक्सीजन पार्शियल नेगेटिव, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, ठीक। यहां पर आएगा इनके बीच में अब एक और मॉलिक्यूल, किसका, वाटर का, हाइड्रोजन पार्शियल नेगेटिव, ऑक्सीजन पार्शियल पॉजिटिव। और देखें ये किस तरह से लोन पेयर बॉन्डिंग करने लगता है। 2 बॉन्ड बना लिए, फिर सेम वही तरीका यहां पर आएगा, एक और मॉलिक्यूल आएगा यहां पर, ये बिल्कुल इस तरीके से यहां पर आएगा ऑक्सीजन नेगेटिव, और यहां पर क्या आएगा, हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव, फिर एक और वाटर मॉलिक्यूल आएगा, और ये इस तरीके से जुड़ते जाएंगे। और आपको यहां पर एक रेगुलर क्या मिलेगा, यहाँ स्ट्रक्चर मिलेगा कुछ इस तरीके से। ये देखो, ये ऑक्सीजन, ये हाइड्रोजन, फिर यहां से ये फिर हमारा हाइड्रोजन होगा, और फिर यहाँ पर कौन आएगा, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन आएगा, और ये इनके साथ यहां से ऑक्सीजन ने फिर बॉन्ड बनाना है, और फिर यहां से ये फिर फर्दर आगे जाएगा, और देखें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो अब यहाँ पे आप देखो कि यहाँ हाइड्रोजन का ऑक्सीजन के साथ और ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ कौन सा, यानी कि ऑलमोस्ट 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स बन रहे हैं। कितने हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहे हैं, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं। और ये जो 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, ये समझ लो कि ये ऑलमोस्ट बहुत स्ट्रांग है, ठीक है ना, 4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं। और स्ट्रक्चर यहाँ कौन सी बन रही है, हेक्सागोनल, ठीक है। और ये हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कब बनती है, जब वाटर का टेम्परेचर क्या कर दिया जाए, 4 डिग्री या उससे लेस कर दिया जाए, तब समझे मॉलिक्यूल करीब आने लगते हैं और एक रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनता है। अब इधर देखोगे रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में हम देख सकते हैं कि अच्छा खासा इस बहुत बड़ा स्पेस बीच में पैदा हो जाता है, ठीक है। और इतना स्पेस वाटर लिक्विड में नहीं होता है जितना कि यहाँ पर ये बन रहा है। तो अब इसका मतलब यूं ले लो कि आइस बनते वक्त तकरीबन 10% मॉलिक्यूल गैप बढ़ा देते हैं, वाटर में करीब होते हैं 10%। अब गैप बढ़ गया, क्यों, रेगुलर कौन सा स्ट्रक्चर बनाया, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाया। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जब टेम्परेचर वाटर का 4 डिग्री सेंटीग्रेड से कम कर दिया जाए, तो फिर यानी बिलो 4 डिग्री सेंटीग्रेड, 4 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर कम किया, क्या होगा, दी वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी वाटर मॉलिक्यूल्स जो हैं वो अमूमन क्या होते हैं, अरेंज, ये अरेंज करेंगे देम सेल्स, एक दूसरे को, ठीक है, इनमें अरेंजमेंट्स बनेंगी देम सेल्स इन ए रेगुलर, रेगुलर यानी फिक्स, ठीक है, रेगुलर हेक्सागोनल, रेगुलर हेक्सागोनल पैटर्न, हेक्सागोनल पैटर्न में अपने आप को तरतीब में ये लेकर आएंगे, विच, जिससे फिर क्या होगा,
which make most strong hydrogen bonds। तो इस वजह से यहाँ पर हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो हैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं, मोस्ट स्ट्रांग हो जाते हैं। किसकी वजह से मोस्ट स्ट्रांग हो जाते हैं? क्योंकि रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनने लगता है, इस वजह से। ठीक, अब जब ये रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनने लगते हैं तो फिर समझ लो कि क्या होगा। रेगुलर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर विच रिजल्ट्स, जिसका नतीजा ये होता है, दैट रिजल्ट्स इन इन एक्सपेंशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, यानी जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें एक्सपेंशन होता है टू किसमें? आइस, आइस में चेंज हो जाता है। एंड और फिर इसी वजह से आइस हैज आइस हैज 10%, तकरीबन 10%। क्या होता है इसका? मोर, ज्यादा होता है वॉल्यूम, वॉल्यूम एज कंपेयर्ड टू किसके मुकाबले में? आइस। और इसलिए दस फिर हम कह सकते हैं आइस हैज मोर वॉल्यूम, यानी वॉल्यूम पानी से भी ज्यादा होगा, मोर वॉल्यूम होगा। बट पर एक बात होगी, लेस क्या होगी उसकी? डेंसिटी, यानी उसकी डेंसिटी कम होगी वाटर से। डेंसिटी देन किसके मुकाबले में? वाटर, पानी के मुकाबले। सही। और यही वजह है कि अगर आपको कहा जाए कि आइस जो है वो पानी पर क्यों फ्लोट करती है, तैरती क्यों है? देयरफॉर, फिर इसलिए, यानी हम कह सकते हैं देयरफॉर आइस कैन फ्लोट, ये फ्लोट करेगी ओवर वाटर, पानी के ऊपर ये फ्लोट करती है। यानी आइस का वाटर पे फ्लोट करना किसकी वजह से हो जाता है? ये इस वजह से होता है कि वाटर से आइस हल्की हो जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर्स बनती हैं, स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, और उसके बाद यही वजह है कि आइस जो है वो फ्लोट करती है, वो तैरती है किसके ऊपर? वाटर के ऊपर, और उसकी डेंसिटी बहुत लो होती है। तो ये चीजें आपको जहन में रखनी है कि आइस का फ्लोट करना, ठीक है ना, और पानी के ऊपर तैरना ये किसकी वजह से मुमकिन होता है? ये सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से होता है कि आइस की डेंसिटी वाटर से क्या हो जाती है? कम हो जाती है, लो हो जाती है, लेस हो जाती है, इस वजह से। ठीक, तो ये है हमारा आमतौर पर जनरली हम कह सकते हैं आइस का वाटर के मुकाबले में एक एब नॉर्मल कैरेक्टर। ठीक, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग के वाटर के साथ जितने कैरेक्टर्स थे वो खत्म हो गए। अब हम नेक्स्ट जाएंगे फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन पे, और वो नेक्स्ट फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन नंबर 3 है हमारे पास। उनको कहा जाता है लंदन डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, या फिर इनको आप बोलते हो, एक स्पेशल नाम देते हो, इंस्टंटेनियस, इंस्टंटेनियस डाइपोल वर्सेस, क्या लिखते हो? इंड्यूस्ड, इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस। ठीक है, इंस्टंटेनियस फोर्सेस वर्सेस इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्सेस, ये इनको बोला जाता है। अब ये फोर्सेस क्या हैं और इनका काम क्या है? यानी these forces these forces
ऑफ अट्रैक्शन, ये जो अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं आर प्रेजेंट, ये मौजूद होती हैं, आर प्रेजेंट इन पोलर, यानी पोलर में भी होती हैं, एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, यानी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में भी ये होती हैं। बट पर दे आर, पर ये कहा जाता है दे आर स्ट्रॉन्गर, बहुत स्ट्रांग होती हैं, किसमें, इन नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स, जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं उनमें बहुत स्ट्रांग होती हैं। बाकी पोलर में ये होती हैं, लेकिन पोलर में दूसरी फोर्सेस होती हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड्स, डायपोल डायपोल फोर्सेस, ये बहुत स्ट्रांग होती हैं, तो उनके मुकाबले में ये थोड़ा वीक होती हैं। तो लंदन फोर्सेस जो हैं वो डायपोल डायपोल फोर्स से या हाइड्रोजन बॉन्ड से ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती। ठीक है, तो इसका मतलब है कि ये होंगी तो दोनों में, पोलर में भी होंगी और किस में होंगी, नॉन पोलर में भी होती हैं, लेकिन ये स्ट्रांग कहां पर होती हैं, ये यानी यूं कह सकते हो कि लंदन डिस्पर्शन, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, जो डिस्पर्शन फोर्सेस हैं आर लेस स्ट्रॉन्ग, यानी ये लेस स्ट्रॉन्गर होती हैं, बहुत कम स्ट्रॉन्गर होती हैं, एज कंपेयर्ड, किसके मुकाबले में, एज कंपेयर टू डायपोल, यानी डायपोल, डायपोल के मुकाबले में, एंड हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हाइड्रोजन बॉन्ड्स के मुकाबले में भी ये वीक होती हैं, ये ज्यादा स्ट्रांग नहीं होती हैं। किससे, हाइड्रोजन बॉन्ड बहुत स्ट्रांग है, और हाइड्रोजन बॉन्ड 5% होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ, ये तो 5% से भी लेस हैं, तकरीबन ऐसे समझ लो 1% तक, ये 0.7 टू 0.9 या 1% तक जा सकते, इससे ज्यादा नहीं है। ठीक, तो अब ये पैदा कैसे होती हैं और इनका स्ट्रांग होना हमें कैसे पता चलेगा, हमें कौन बताएगा, या कैसे हम ये जानेंगे कि ये फोर्सेस बहुत स्ट्रांग हैं। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि व्हेन, जब, क्या होगा, व्हेन इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, इलेक्ट्रॉन्स ऑफ वन एटम, एक एटम के क्या हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, एंड, और क्या हैं, प्रोटॉन्स, प्रोटॉन्स ऑफ अदर, अदर एटम, चाहे वो एटम हो, यहां भी एटम भी हो सकता है, यहां पर मॉलिक्यूल भी हो सकता है। ठीक है, अदर एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, अट्रैक्ट ईच अदर, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करें, तो फिर ईच अदर, एक दूसरे को, कॉल्ड, फिर इनको, आप फोर्सेस को क्या बोलोगे, कॉल्ड लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस, क्या बोलोगे, लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस बोलोगे। अब ये लंदन डिस्पर्शन फोर्सेस जो हैं ये पैदा कैसे होती हैं और इनकी स्ट्रेंथ किस तरह होती है, और ये जनरली स्ट्रांग कब होती हैं और वीक कब होती हैं, तो इनको हम इससे पहले थोड़ा सा हम देखते हैं कि ये फोर्सेस जनरेट कैसे होती हैं, पैदा कैसे होती हैं, फिर इनके फैक्टर्स पे आएंगे। तो ये फोर्सेस अमूमन आपने सुना होगा कि ये नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में किस तरह पैदा होती हैं। आपने नोबल गैसेस का नाम तो सुना होगा, जो नोबल गैसेस होती हैं, तो नोबल गैसेस में ये फोर्सेस बहुत अच्छी, बहुत आइडियल होती हैं। अब कैसे ये नोबल गैसेस में आइडियल होती हैं, तो हम यहां से इनका स्टार्ट करते हैं पॉइंट, नोबल गैसेस जो हैं। अब जैसे आपने लिया यहाँ पर
एक हीलियम का एटम। ये एटॉमिक फॉर्म में गैसेस एग्जिस्ट करती हैं। एक हीलियम एटम है, अब इसके साथ दूसरा हीलियम का ही एटम आके कोलाइड करता है, टकराता है, ठीक है। अब ये एटम हीलियम का ये आता है, इसके इलेक्ट्रॉन यूं सीधा आए और इधर इस हीलियम के जैसे ही एटम से टकराते हैं तो ये नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव है। ये इलेक्ट्रॉन इन इलेक्ट्रॉनों को धकेल कर एक तरफ कर देते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉनों को अट्रैक्ट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, रिपेल। तो ये धकेलेंगे, बट इसके प्रोटॉनों को ये क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे, इलेक्ट्रॉन। यही होगा, प्रोटॉन प्रोटॉनों को रिपेल करेंगे और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन। अब ये टकराएगा, कोलिजन होगा। कोलिजन के बाद ये जो मॉलिक्यूल है जिससे ये टकराया, इसके इलेक्ट्रॉनों को धकेल दिया, इसने एक तरफ कर दिया, इलेक्ट्रॉन रिपेल हो गए ना, ये चले गए इस तरफ। प्रोटॉनों को इन्होंने अट्रैक्ट किया, ये आ गए दूसरे तरफ। अब समझ लो ये हीलियम का एटम, प्रोटॉन एक तरफ और इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ हो गए। अब ये पहला पहला समझो एटम या मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल में भी ऐसे होगा, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाएंगे, प्रोटॉन एक तरफ, इलेक्ट्रॉन एक एटम के, एक मॉलिक्यूल के दूसरे मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉनों को धकेल कर दूर कर देते हैं। अब इस पहले मॉलिक्यूल को, ये जिससे ये टकराया है, ये वाला, इसको हम बोलेंगे इंस्टंटेनियस क्या, डाइपोल। क्या बोलोगे, इंस्टंटेनियस डाइपोल। अब ये फिर इस मॉलिक्यूल से टकराएगा, जो पहले टकराकर इसको पोलर कर दिया, अब ये जाके इससे टकराएगा और इस मॉलिक्यूल को, इस एटम को, इसके इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, रिपेल, प्रोटॉनों को अट्रैक्ट करेंगे। फिर देखो क्या बनता है। अब के बार ये तो पोलर था ही, ये आरजी तौर पर, इंस्टेंटेनियस माना वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर डायपोल बन गया था। अब इलेक्ट्रॉनों को रिपेल कर दिया, ये भी, इसको भी इसने क्या कर दिया, अब कर दिया ये डाइपोल। अब ये था नहीं, ये डाइपोल था नहीं, इसको जबरदस्ती इसने इलेक्ट्रॉनों को धकेल कर, जैसे इसके इलेक्ट्रॉनों को धकेला गया था। सपोज ये ए था, अब ये ए बन गया और ये बी है, अब ये बी बन गया डाइपोल। अब इसको क्या बोलोगे, इसको कहेंगे इंड्यूस्ड डाइपोल। क्या कहोगे, इंड्यूस्ड डाइपोल कहोगे। तो ये दो आमतौर पर डाइपोल या पोलर मॉलिक्यूल्स के कैरेक्टर्स हैं, प्रॉपर्टीज हैं। एक है इंस्टेंटेनियस डाइपोल और दूसरा कौन सा है, इंड्यूस्ड डाइपोल है। और यहां पर हम ये बोल सकते हैं कि दोनों नॉन पोलर थे, बट जब टकराते हैं तो एक के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम के प्रोटॉन और एक के प्रोटॉनों को दूसरे एटम के या मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। फिर वक्ती तौर पर ये दोनों फोर्सिबली अपने इलेक्ट्रॉन एक तरफ कर लेते हैं, प्रोटॉन दूसरी तरफ कर लेते हैं। और फिर जब प्रोटॉन एक तरफ, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो जाते हैं तो ये सारे एटमों में इस तरह हो जाता है। और फिर एक एटम के इलेक्ट्रॉनों को दूसरे एटम के इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने लगते हैं, अट्रैक्ट करने लगते हैं। तो लिहाजा ये तरीकेकार चलता है इनके अट्रैक्टिव फोर्सेस में। तो जब ये इस तरह से हो गया, दोनों वक्ती तौर पर, आरजी तौर पर वैसे पोलर नहीं थे, लेकिन जब टकराए तो क्या हो गए, पोलर हो गए। तो अब इसका देखते हैं क्या बनता है। ये पहला जो इलेक्ट्रॉन अलग हो गए, प्रोटॉन अलग, ये दूसरा एटम, उसके प्रोटॉन एक तरफ, इलेक्ट्रॉन दूसरे तरफ। तो होता क्या है, ये प्रोटॉनों को इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनों को प्रोटॉन अट्रैक्ट करने लगते हैं और ऐसे बहुत सारे मॉलिक्यूल या सेम एटम एक दूसरे के साथ अट्रैक्टिव फोर्सेस बनाने लगते हैं, इनमें अट्रैक्शन होने लगती है और ये लंदन फोर्सेस पैदा होती हैं।
तो ये तरीकेकार है लंदन फोर्सेस के पैदा होने का, लंदन फोर्सेस के बनने का। यानी जब आपस में नॉन पोलर मॉलिक्यूल टकरा गए, इलेक्ट्रॉन एक तरफ हो गए इनके, प्रोटॉन दूसरे तरफ, फिर सारे मॉलिक्यूल ऐसे हो गए, तो एक मॉलिक्यूल के इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे मॉलिक्यूल के प्रोटॉन अट्रैक्ट करते हैं, और इस तरह से ये लंदन फोर्सेस बहुत अच्छी या स्ट्रॉन्ग फोर्सेस बन जाती हैं। तो अब यहाँ पे हम आएंगे द स्ट्रेंथ। यहां पर पहली चीज नोट कर लो, द स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस। अगर पूछा जाए कि लंदन फोर्सेस की स्ट्रेंथ जो है वो इज डायरेक्टली, यानी ये डायरेक्टली क्या होती है, प्रोपोर्शनल। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू द, किसके साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, टू द नंबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इलेक्ट्रॉनों की तादाद, इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स ऑफ नॉन पोलर एटम्स और मॉलिक्यूल्स। नॉन पोलर एटम हैं या फिर क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, उनके जितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बढ़ाओगे तो क्या होगा, ये फोर्सेस स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई हम अगर कहें कि ये फोर्सेस हीलियम के एटमों में भी पैदा होती हैं, ये देखो ये हीलियम का एटम, दो हीलियम के एटम, ठीक है, ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो हीलियम के दो एटमों में तो बस ये फोर्सेस, दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉनों के बीच में है। उसके बाद नेक्स्ट एटम कौन सा आता है, नियॉन। नियॉन में ये न्यूक्लियस है, इसके मुकाबले में इलेक्ट्रॉन 10 हैं, 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। फिर हम दूसरा नियॉन का उठाते हैं, नियॉन का एटम उठाया, इसमें भी ये दो, ये हो गए तीन, ये आ गए, ये पॉजिटिव और ये क्या है, नेगेटिव। तो इन्होंने एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दिया, अट्रैक्ट करना शुरू कर दिया। तो आप देखें यहां पर दो इलेक्ट्रॉन दो प्रोटॉन थे, यहां पर ये कितने हैं, 10 प्रोटॉन है 10 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर 10 इलेक्ट्रॉन है और 10 प्रोटॉन है। यहाँ पर 2 प्रोटॉन है 2 इलेक्ट्रॉन, इधर भी 2 प्रोटॉन है और 2 इलेक्ट्रॉन। तो बताएं ये फोर्सेस क्या होंगी, ये वीक होंगी, लेकिन उसके मुकाबले में ये थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होंगी। क्यों, ज्यादा हो गए ना, तो इसलिए ये फोर्सेस जब भी देखो इलेक्ट्रॉन बढ़े प्रोटॉन बढ़े फिर ये बढ़ने लगती हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती हैं। और जब ये स्ट्रॉन्ग होंगी तो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा करीब आएंगे, मॉलिक्यूल्स में अट्रैक्शन को ये बढ़ाती हैं, ये मॉलिक्यूल्स की आपस में अट्रैक्शन को बढ़ाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं इस वजह से। और इनका डायरेक्ट इफेक्ट फिर कहाँ पड़ता है, इनका डायरेक्ट इफेक्ट पड़ता है मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स पर, ठीक है ना। तो इसलिए याद रखिएगा इनका डायरेक्ट इफेक्ट मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर होता है। यानी स्ट्रेंथ ऑफ लंदन फोर्सेस, यानी जो लंदन फोर्सेस हैं, लंदन फोर्सेस जो हैं इनकी स्ट्रेंथ जो होती है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टू किसके साथ, मेल्टिंग पॉइंट्स एंड बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ लिक्विड्स, यानी लिक्विड्स के मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स को ये बढ़ाती हैं अगर ये स्ट्रॉन्ग होंगे। अब ये यानी हम अगर इनको लेना चाहें, जैसे मीथेन, मीथेन जो है CH4 है, उसके बाद दूसरी गैस है अल्केन, हाइड्रोकार्बन पढ़े ना आपने,
तो C2H6 है। कौन है ये? इथेन है। और उसके बाद ये है प्रोपेन C3H8। अब इनके अंदर हैं 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन पूरे मॉलिक्यूल में, ठीक है। और इसके अंदर हैं 18 इलेक्ट्रॉन 18 प्रोटॉन। और इसके अंदर हैं 32 प्रोपेन। प्रोपेन जो है, प्रोपेन के अंदर हैं 32 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इसका मतलब है अब मेल्टिंग पॉइंट और क्या बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर जो है, तरतीब जो है, वो इस तरह होगी। सबसे हाईएस्ट किसका होगा? प्रोपेन का होगा। फिर किसका होगा? उसके बाद इथेन का होगा। और फिर किसका होगा? मीथेन का, एंड सो ऑन। तो हाईएस्ट फिर लो। देखो इलेक्ट्रॉन कम होते जा रहे हैं ना, तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी लो होते जा रहे हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा थे तो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी हायर थे। तो इसका मतलब है ये फोर्सेस इफेक्ट करेंगी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के मेल्टिंग पॉइंट पर भी, और किस पर इफेक्ट करेंगी? बॉइलिंग पॉइंट्स पर। तो यहां पर बेटा आपने ऑलमोस्ट जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है और जो किन में पैदा होती हैं, लिक्विड्स में पैदा होती हैं, उनके बारे में आपने पढ़ लिया। अब हम आते हैं जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, या आम तौर पर लिक्विड्स की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं जो उनको गैसेस से और सॉलिड से अलग करती हैं। तो हम यहाँ पर शुरुआत करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्या? लिक्विड्स। लिक्विड्स के अहम कैरेक्टरिस्टिक्स, अहम प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं, और ये लिक्विड्स में कौन कौन से जनरल कैरेक्टर्स पैदा करती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड्स। तो इनमें हम सबसे पहले पहला कैरेक्टर जो देखेंगे वो है नंबर 1, दैट इज कॉल्ड एवापोरेशन। ठीक है, एवापोरेशन। एवापोरेशन किसको बोलते हैं? बहुत सिंपल सा टर्म है। आप देखो, आपने लिक्विड लिया, ठीक है। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं, और ये लिक्विड के मॉलिक्यूल्स जो हैं, ये अमूमन सिंपल वर्ड्स में इनको आप हीट नहीं कर रहे हो, आप गर्म नहीं कर रहे हो इनको, आप हीट नहीं कर रहे हैं इसको, आपने सिंपली इनको रखा हुआ है। अब ये सिर्फ क्या करेंगे? डायरेक्ट ये किस में चेंज होना शुरू हो जाएंगे? वेपर्स में। किस में चेंज होंगे? वेपर्स में चेंज होंगे। तो एक लिक्विड के मॉलिक्यूल्स का डायरेक्ट किस में चेंज होना? वेपर्स में चेंज होने का अमल, ये कहलाता है एवापोरेशन। क्या कहलाता है ये? एवापोरेशन कहलाता है। यानी हम कह सकते हैं एवापोरेशन, इसको सिंपल एग्जांपल में यूं ले लो। आपने देखा भी होगा और आपने सुना भी होगा कि हम अगर पेट्रोल को, स्पिरिट को, थिनर को किसी ओपन बॉटल में रख दें, तो हम देखेंगे थोड़ी देर में वो एवापोरेट हो जाता है, वो उड़ जाता है, वो वेपर्स में चेंज हो जाता है। अब ये वेपर्स में जब कन्वर्ट होता है तो आप तो उसको हीट नहीं करते, वो माहौल में से गर्मी को जज़ब करता है, और फिर वो खुद ब खुद एवापोरेट वेपर में चेंज हो जाता है। तो जब आप उसको हीट करो और फिर वो सारा लिक्विड वेपर में जाए, तो वो बॉइलिंग कहलाता है। पर आपने उसको हीट नहीं किया, बगैर हीट किया आपने सिर्फ रख दिया, थोड़ी थोड़ी देर में आहिस्ता आहिस्ता वो सूखता गया, वो एवापोरेट हो गया, वेपर्स में गया। पेट्रोल जल्दी हो जाएगा, स्पिरिट थोड़ा टाइम लेता है, पानी काफी टाइम लेता है। जैसे कपड़े वगैरह होते हैं, आप उनको गर्म तो नहीं करते हो, लेकिन देखो वो सूख जाते हैं। तो ये एवापोरेशन की वजह से होता है। हम नहाते हैं, पानी जिस्म पे लगा होता है, थोड़ी देर में खुश्क हो जाता है, कहाँ चला जाता है? वेपर्स में। ये भी एवापोरेशन है। तो हम एवापोरेशन को क्या कह सकते हैं सिंपल वर्ड्स में? यानी हमारे पास एवापोरेशन का कंसेप्ट क्या है? कन्वर्जन ऑफ
ए लिक्विड, लिक्विड का इनटू वेपर्स, यानी लिक्विड वेपर्स में कन्वर्ट हो रहा है। किस में कन्वर्ट हो रहा है? वेपर्स में। ठीक है, वेपर्स विद आउट बॉइलिंग, यानी आप उसको बॉइल नहीं कर रहे, बॉइलिंग नहीं कर रहे, वो जा रहा है वेपर्स में, इज कॉल्ड, इसको फिर हम क्या कहेंगे? एवापोरेशन। इसको एवापोरेशन कहा जाता है। तो एवापोरेशन किसी लिक्विड को बगैर हीट किए, गर्म किए वेपर्स में चेंज हो जाए, तो ये अमल एवापोरेशन कहलाता है। अब एवापोरेशन क्या है? ये कुछ भी हो लिक्विड का, अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं, यानी एवापोरेशन की प्रॉपर्टीज क्या है, एवापोरेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, बेसिक क्यों होती है एवापोरेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एवापोरेशन। एवापोरेशन किस तरह होती है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? नंबर 1, पहला, एवापोरेशन, यानी जो एवापोरेशन का अमल है, एवापोरेशन इज ए सरफेस फनोमेना। ये सिर्फ लिक्विड के सतह पर होती है, पूरा लिक्विड एवापोरेट नहीं होता। एवापोरेशन में पूरा लिक्विड एवापोरेट नहीं होगा, सिर्फ कहां होगी ये एवापोरेशन? सिर्फ सतह पे होगी, सतह के मॉलिक्यूल एवापोरेट होंगे, पहले एक लेयर चली जाएगी, फिर दूसरी, पर ये सतह पर होगी, ये पूरे लिक्विड में एवापोरेशन नहीं होती। सारे का सारा लिक्विड एट ए टाइम एवापोरेट नहीं होता है, हाँ हो जाएगा, लेकिन वो सतह के एक लेयर जाएगी, फिर दूसरे ऊपर आ जाएंगे, वो जाएगी, फिर दूसरे ऊपर आ जाएंगे, तो इस तरह ये सरफेस पर होगा। लिक्विड के अंदर से एवापोरेशन कभी आपने नहीं देखी हो, तो ये सरफेस पे होता है। नंबर 2 कैरेक्टर, इट इज एन एंडोथर्मिक प्रोसेस। एंडोथर्मिक प्रोसेस है, क्या है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों एंडोथर्मिक प्रोसेस है? क्योंकि इतना याद रखो कि जो भी अमल जिसमें हीट देकर, हीट कोई चीज एब्जॉर्ब करे, फिर वो एवापोरेट हो, फिर वो वेपर्स में जाए, तो ये कहलाता है एंडोथर्मिक प्रोसेस। तो एवापोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, यानी इट इज एंडोथर्मिक प्रोसेस। क्यों एंडोथर्मिक है? बिकॉज, क्योंकि द अमाउंट ऑफ टेम्परेचर, यानी हम यहां कह सकते हैं कि इसको अमाउंट ऑफ टेम्परेचर और हीट जो है इसको दी जाती, और हीट इज एडेड, ये ऐड होती है टू किसमें? लिक्विड, लिक्विड किसमें? सरफेस मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो इसके हीट ऐड होती है, जहां हीट ऐड होगी टू एवापोरेट, फिर ये एवापोरेट होंगे, तो हम कहेंगे कि ये प्रोसेस जो है ये एंडोथर्मिक है। कौन सा है ये? एंडोथर्मिक प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि हीट एब्जॉर्ब करके फिर ये जो है एवापोरेट होते हैं। ये कभी भी ऐसे नहीं कहना कि ये एवापोरेशन इनकी जो है ना, वो आमतौर पर अगर हम ये कहें कि हीट इमिट करती है, नहीं, हीट एब्जॉर्ब करती है, उसके बाद ये एवापोरेट होती है। ठीक है ना, तो एंडोथर्मिक है। अब नेक्स्ट जो है एवापोरेशन जिस भी लिक्विड में होती है, जब लिक्विड जल्दी क्विकली एवापोरेट होता है, तो आप उस लिक्विड को क्या बोलते हो? वोलेटाइल लिक्विड। क्या बोलते हो उसको? वोलेटाइल लिक्विड बोलते हो। यानी थर्ड कैरेक्टर क्या होगा कि द लिक्विड के, वो लिक्विड जो जल्दी एवापोरेट हो जाए, वेज के जो एवापोरेट्स,
एवापोरेट होगा। क्या? क्विकली, आसानी से, ठीक है ना, क्विकली, आसानी से एवापोरेट होगा, इज कॉल्ड, इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे? वोलेटाइल लिक्विड। इसको एक वोलेटाइल लिक्विड कहोगे। जल्दी उड़ गया, जल्दी भाप बन गया, वोलेटाइल था, जल्दी इवापोरेट हो गया, तभी इसको हमने क्या बोला? वोलेटाइल लिक्विड बोला। नंबर 4th कैरेक्टर, एवापोरेशन यानी दी एवापोरेशन। एवापोरेशन जो है इज ए कूलिंग प्रोसेस या कूलिंग फिनोमेना। एवापोरेशन जब होती है ना, तो रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ता नहीं, कम हो जाता है। हम इसलिए इसको बोलते हैं क्या? कूलिंग प्रोसेस। हीट नहीं करता। जिस लिक्विड में से एवापोरेशन हो रही हो, तो रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर नोट करना, ये गर्म नहीं होगा, ये ठंडा होता जाएगा। आप कभी नहाओगे, नहाने के बाद अगर थोड़ी देर बैठोगे तो ठंडक महसूस होगी। क्यों? आपके जिस्म पे जो पानी लगा हुआ है ना, ये जब एवापोरेट होगा तो फिर आप ठंडक महसूस करोगे। वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि वो मॉलिक्यूल जो वेपर्स में जाएंगे, वो आपके बॉडी का टेम्परेचर अपने साथ ले जाते हैं, हीट को एब्जॉर्ब करके फिर एवापोरेट होते हैं। तो इसलिए फिर हमारे रिमेनिंग बॉडी टेम्परेचर को कम कर देते हैं। और दूसरा, आप देखो अब ये क्यों कूलिंग प्रोसेस कहलाता है, बहुत सिंपल सा टर्म है। यहाँ पर अगर हम इसका बिल्कुल इस तरह से हम इसके एग्जाम्पल को थोड़ा सा देखते हैं, तो हमें ये चीज यहाँ नजर आएगी। इस तरह से यहाँ पर लेते हैं। अब ये जो है यहाँ पर ये बना लेते हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस किस तरह से चलता है। ये एक लिक्विड का कंटेनर है, ये देखो, इसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल क्या हैं? लिक्विड के मौजूद हैं। अब ये लिक्विड के मॉलिक्यूल जो यहाँ पर मौजूद हैं, जाहिर है इनकी आपस में एक दूसरे के साथ अच्छी खासी स्ट्रॉन्ग क्या मौजूद हैं? इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं। तो ये जो सतह के मॉलिक्यूल है ना, इन्होंने जाना है किसमें? वेपर्स में जाना है। किसमें जाना है? वेपर्स में जाना है। तो फिर क्या होगा कि जब ये वेपर्स में जाएंगे तो नीचे वाले मॉलिक्यूल जो हैं, ये इनको अट्रैक्ट कर रहे हैं, नीचे की तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये मॉलिक्यूल ऊपर से इनको क्या मिल रही है? इनको हीट एनर्जी मिल रही है। तो अब ये मॉलिक्यूल हीट को क्या कर रहे हैं? एब्जॉर्ब। और जब ये हीट एब्जॉर्ब कर रहे हैं, अब इनकी एनर्जी क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। इनकी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है। और जब इनकी काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स की क्या होने लगती है? इंक्रीज होने लगती है, तो ये ताकतवर हो जाते हैं। और साथ में ये नीचे वाले मॉलिक्यूल्स की काफी सारी एनर्जी अपने साथ लेकर वेपर्स में चले जाते हैं, ठीक है। साथ में वेपर्स में चले जाते हैं और इनकी एनर्जी अपने साथ ले जाते हैं, ठीक है। इनकी काफी सारी एनर्जी जो ये इनको अट्रैक्ट करने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे, वो ये साथ ले जाते हैं। और नतीजा क्या निकलता है? डिक्रीज हो जाता है टेम्परेचर। हीट बाकियों की जो ये खर्च कर रहे थे इनको अट्रैक्ट करने के लिए, वो अब इस्तेमाल हो गई, वो ये साथ ले गए। अब यहाँ बाकी रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। तो अगर, क्योंकि ये नीचे वाले अपनी एनर्जी यूज कर रहे थे इनको नीचे खींचने के लिए, बट ये ताकतवर हो गए, ऊपर चले गए, इनको और एनर्जी खर्च करनी पड़ी, और खर्च करनी पड़ी, बढ़ाते रहे अपनी एनर्जी ताकि ये ऊपर ना जाए। लेकिन इन्होंने तो जाना था, इनको हीट बाहर से मिल गई। अब ये एवापोरेट हो गए। जब ये एवापोरेट हो गए तो इनकी काफी एनर्जी खर्च हो गई, जाया हो गई, और रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर फौरन क्या हो गया? ये गिर गया, ये ड्रॉप डाउन हो गया।
तो इसलिए याद रखो कि ये एवापोरेशन का जो क्या है, लिक्विड है, ये कूलिंग प्रोसेस क्यों करता है, यानी ड्यूरिंग एवापोरेशन। जब भी हम एवापोरेशन का अमल पढ़ते हैं तो हम उसमें ये बात नोट करते हैं, द सरफेस मॉलिक्यूल्स, जो सरफेस के क्या हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, टेक अवे, ये अपने साथ ले जाते हैं, टेक अवे सम एनर्जी, कुछ एनर्जी अपने साथ ले जाते हैं, ऑफ रिमेनिंग लिक्विड मॉलिक्यूल्स, यानी जो रिमेनिंग लिक्विड के मॉलिक्यूल्स थे उनकी, ठीक है, क्यों लेकर जाते हैं, विच, जो वॉज, जो के यूज हो रही थी, विच वॉज यूज्ड बाय मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फॉर फॉर देयर अट्रैक्शन, इनको अट्रैक्ट करने के लिए, सरफेस के मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करने के लिए वो खर्च कर रहे थे, लेकिन ये क्योंकि एवापोरेट हो गए, साथ ले गए अपने साथ एनर्जी उनकी भी, दस फिर इसलिए क्या हुआ, रिमेनिंग, जो रिमेनिंग क्या था, लिक्विड जो था, लिक्विड्स बिकम्स, क्या हो जाता है, या लिक्विड्स टेम्परेचर फॉल डाउन, फिर उसका रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ये कम हो जाता है। तो ये है इसका एवापोरेशन का अमल, जो जनरली इफेक्ट करता है, किस पे इफेक्ट करता है, लिक्विड के टेम्परेचर पे। तो जब एवापोरेशन ज्यादा होगी तो रिमेनिंग लिक्विड का टेम्परेचर बहुत कम हो जाएगा। अब एवापोरेशन सर्दियों में भी होगी, एवापोरेशन गर्मियों में भी होगी, ये हर मौसम में, हर टेम्परेचर भले थोड़ा क्यों ना हो उस पे होती है। लेकिन एक चीज याद रखना, ये जो एवापोरेशन होगी, ये इसका रेट ऑफ एवापोरेशन माहौल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है, माहौल के टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, यानी द रेट ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन की जो रफ्तार है वो डिपेंड्स, ये डिपेंड करती है ऑन, किस पे, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर, यानी माहौल में टेम्परेचर बढ़ा तो एवापोरेशन बढ़ जाएगी, माहौल में टेम्परेचर कम हो गया ना, फिर ये एवापोरेशन का रेट भी कम हो जाएगा। तो इसी वजह से एवापोरेशन, पानी भाप बन जाता है सर्दियों में भी और गर्मियों में भी। लेकिन आप इतना जानते हो कि गर्मियों में एवापोरेशन ज्यादा होती है, माहौल में हीट ज्यादा होती है ना, और ये माहौल से गैसेस जब टकराती है ना सरफेस से, तो इस वजह से फिर उनको हीट फराहम करते हैं, और हीट का उसूल है, ये हॉट बॉडी से, हॉट गैसेस से, एटमॉस्फेरिक गैसेस से कोल्ड बॉडी यानी लिक्विड के सरफेस में जमा होती है और ये इनको एवापोरेट कर देती है, वेपर्स में चेंज कर देती है। तो ये तरीकेकार है एवापोरेशन का, माहौल का टेम्परेचर बढ़ा एवापोरेशन फास्ट होगी, माहौल का टेम्परेचर कम हो गया तो एवापोरेशन स्लो हो जाती है। ठीक, उसके बाद एवापोरेशन का रेट जो है, दी रेट ऑफ क्या, एवापोरेशन, एवापोरेशन का जो रेट है इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये इनवर्सली उलट होता है, किसके साथ, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, यानी जो मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस होती हैं ना, फोर्सेस ऑफ क्या है, अट्रैक्शन, इस मॉलिक्यूल्स की फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के साथ इनवर्स होता है। देखो पोलर मॉलिक्यूल है, ज्यादा अट्रैक्शन है, रेट ऑफ एवापोरेशन बहुत कम, बहुत कम,
बहुत स्लो होगा। और अगर इतना समझ लो कि नॉन पोलर है, अट्रैक्शन पहले ही वीक है, थोड़ा टेम्परेचर मिलेगा जल्दी इवापोरेट हो जाएंगे। तो अट्रैक्टिव फोर्सेस स्ट्रॉन्ग, इवापोरेशन स्लो। अट्रैक्टिव फोर्सेस मॉलिक्यूल्स के आपस में, हाइड्रोजन बॉन्ड, डायपोल डायपोल फोर्सेस जितना स्ट्रॉन्ग होंगी स्लो रेट चलेगा, और जितना ही कमजोर होंगी उतना ये रैपिड यानी फास्ट चलेगा। उसके बाद नेक्स्ट आता है मॉलिक्यूलर मास लिक्विड का। जितना लिक्विड हेवी होगा, मॉलिक्यूल हेवी होंगे, उतना उनका एवापोरेशन का रेट, उनको बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए वेपर्स में चेंज होने के लिए। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि द रेट ऑफ एवापोरेशन, एवापोरेशन का जो रेट है इज इनवर्सली, यानी इनवर्सली माना ऑपोजिट है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये बिल्कुल उलट ताल्लुक रखता है किसके साथ, टू द मॉलिक्यूलर मास ऑफ लिक्विड, यानी मॉलिक्यूलर मास जो है ना किसका, लिक्विड का, उसके साथ इसका बिल्कुल ऑपोजिट रिलेशन है। जितना लिक्विड हेवी होगा एवापोरेशन स्लो होगी। अब देखो ना डीजल, मोबिल ऑयल, ये जल्दी इवापोरेट नहीं होंगे, बहुत हेवी होते हैं, है नॉन पोलर। लेकिन पेट्रोल जल्दी इवापोरेट हो जाता है, क्यों, वो लाइट है ना, हेवी मॉलिक्यूल नहीं। सही। इसके बाद अब रेट ऑफ एवापोरेशन कभी भी, रेट ऑफ एवापोरेशन कभी भी लिक्विड के आमतौर पर अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है ना। यानी दी रेट, दी रेट ऑफ evaporation, rate of evaporation is independent, independent of, independent of amount of a liquid, liquid की अमाउंट से रेट ऑफ इवापोरेशन का समझ लो कोई ताल्लुक नहीं। चाहे पानी का गिलास भरा हुआ है, चाहे तालाब भरा हुआ है पानी का, स्विमिंग पूल भरा हुआ है, एक समंदर का पानी है, दरिया का पानी है, एवोपोरेशन हर जगह कांस्टेंट रेट पर होगी। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है, उसके ऊपर प्रेशर कांस्टेंट। कैसे, थोड़ा सा रेट ऑफ एवोपोरेशन को देख लो, फिर रेट ऑफ एवोपोरेशन आसानी से समझ में आ जाएगा कि कह क्या रहा है, रेट ऑफ एवोपोरेशन में बोल क्या रहा है। ये देखो, हम सबसे पहले लेते हैं सरफेस एरिया ऑफ लिक्विड। अब ये लिक्विड का, ये बाकी मॉलिक्यूल हैं, इनको हम नहीं देखते, हमें लिक्विड के कौन से मॉलिक्यूल्स को देखना है, हमने देखना है सरफेस एरिया को, ठीक है। ये मॉलिक्यूल हैं जो सरफेस एरिया पर। अब सपोज यहां इसका एरिया जो है, एरिया, एरिया जानते हो ना, ये 1 सेंटीमीटर या 1 मीटर ले लो, और यहाँ 1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब है लंबाई और चौड़ाई कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। तो सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर करोगे तो आंसर क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो अब ये जो सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये असल में हमारा है यूनिट एरिया। अब ऐसा करते हैं, इसका टेम्परेचर हम कर देते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड। क्या कर देते हैं, 25 डिग्री सेंटीग्रेड इसका टेम्परेचर कर देते हैं 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के एरिया का। और सपोज 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर यहां से 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में से जो लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। तो सपोज 1 2 3 4 5 6 7, 7 मॉलिक्यूल्स हैं जो क्या कर रहे हैं, 7 मॉलिक्यूल्स पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, वेपर्स में। तो अब ऐसे इस अमल को, इस बेटा, इस स्क्वायर सेंटीमीटर के रीजन में से जो 7 मॉलिक्यूल पर सेकेंड 25 डिग्री पर एवापोरेट हो रहे हैं ये है इसका रेट।
तो अब चाहे दरिया का पानी हो, चाहे ग्लास का पानी हो, चाहे स्विमिंग पूल का पानी हो, उसके 1 स्क्वायर सेंटीमीटर में से 7 मॉलिक्यूल ही पर सेकंड एवापोरेट होंगे, हर स्क्वायर सेंटीमीटर में। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर, हर सेंटीमीटर पे 25 डिग्री पे इतने इतने मॉलिक्यूल जाएंगे। वो 1 सेंटीमीटर चाहे दरिया का हो, चाहे वो ग्लास का हो, चाहे वो कहीं का भी हो। हाँ, अब सेंटीमीटर स्क्वायर बढ़ाते जाओगे तो फिर अमाउंट बढ़ेगी वेपर्स की, लेकिन रेट यानी पर स्क्वायर सेंटीमीटर पर सेकंड यही इतने ही मॉलिक्यूल इस टेम्परेचर पे इवापोरेट होंगे। ये होगा रेट ऑफ इवापोरेशन। तो ये जनरली हमारे पास इवापोरेशन के कुछ बेटा फैक्टर्स थे जो जनरली इफेक्ट करते हैं किस पे, ये करते हैं रेट ऑफ इवापोरेशन पे। बस अब हमारा वेपर प्रेशर आखिरी रह गया और इसको हम कंप्लीट कर लेते हैं। तो व्हाट इज वेपर प्रेशर, इसको हम देख लेते हैं। तो वेपर प्रेशर के बारे में भी हम कंसेप्ट ले लेते हैं और हमारा वेपर प्रेशर भी ऑलमोस्ट सब क्लियर हो जाएगा और आसान हो जाएगा। वेपर प्रेशर सारा कुछ वही है जो एवापोरेशन में होता है। किसमें? एवापोरेशन। वेपर प्रेशर है क्या? सिंपली हम यहाँ पे लेते हैं तो कंटेनर बनाते हैं छोटा सा। ये देखो, हमने एक कंटेनर बना लिया। अब इस कंटेनर में हमने पानी भरा और इस कंटेनर को हमने अब क्या किया, एक काम करना है। इस कंटेनर को हमने ऊपर से बंद कर देना है। क्या कर देना है? बंद कर देना है, ढक्कन दे दो। अब ये समझ लो हमारा क्लोज्ड क्या है? सिस्टम है। कौन सा सिस्टम है? क्लोज्ड सिस्टम है। क्लोज सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसमें मॉलिक्यूल्स जो है ना वो वेपर्स में नहीं जा सकते। मैटर एक्सचेंज नहीं होता सराउंडिंग के साथ, सिर्फ एनर्जी एक्सचेंज होती है। तो वो दुनिया का सिस्टम, वो तरीकेकार, वो माहौल क्या कहलाता है? क्लोज सिस्टम। यानी एनर्जी तो माहौल से इधर उधर से ले सकता है, पर अपना मैटर, अपने मॉलिक्यूल ना माहौल में भेजेगा ना माहौल से ले सकता है। अब इसको माहौल से, सराउंडिंग से हीट मिलेगी और ये पहले मॉलिक्यूल किसमें जाने लगेंगे? वेपर्स में। किसमें जाने लगेंगे? वेपर्स में। ठीक है, एक वक्त आएगा ये मॉलिक्यूल आहिस्ता आहिस्ता चलते जाएंगे वेपर में। लेकिन यहां पर देखो, अब ये ढक्कन बंद है तो ये अमल हो सकता है 4-5 मिनट, 1 घंटा चलते रहे। सिस्टम पे डिपेंड करता है कितना बड़ा सिस्टम है। अब ये मॉलिक्यूल काफी सारे जब यहाँ आ जाएंगे तो इनमें फिर क्या होगा, इनके आपस में स्पेसिस क्या हो जाएंगी? काफी सारी कम हो जाएंगी। मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल स्पेसिस क्या हो जाएंगी? कम हो जाएंगी। मॉलिक्यूल बहुत करीब आ जाएंगे एक दूसरे के। अब ये 4-5 मिनट बाद ठीक फिर एक वक्त आएगा, इनमें स्पेस थोड़ा हो जाएगा, ये फिर लिक्विड बनेगा और अब के बार 5 मिनट बाद, 6 मिनट बाद, अब इसमें से जितने मॉलिक्यूल, फर्ज करो 5 मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, तो उसी 5 यानी 1 सेकंड में, तो उसी 1 सेकंड में अब 5 मॉलिक्यूल नीचे भी आने लगेंगे। जब लिक्विड से ये ऊपर जाएंगे हम कहेंगे वेपर्स बन रहे हैं, यानी यहां हो रही है एवापोरेशन। एवापोरेशन, ठीक है। और जब ये फिर वेपर इकट्ठे होके दोबारा लिक्विड में आएंगे तो हम इसको क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। क्या बोलोगे? कंडेंसेशन। यानी एक वक्त आएगा जब लिक्विड से वेपर बनने का अमल और वेपर से लिक्विड बनने का अमल क्या हो जाएगा? ये इक्वल हो जाएगा। अब ये जो वेपर ऊपर जाएंगे, ये इन मॉलिक्यूल्स को जो ऊपर से इनको नीचे धकेल रहे हैं, जो कंडेंसेशन में आ रहे हैं, ये अपना पूरा जोर उन पे लगाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे वेपर्स में चेंज करने के लिए। अब जो यहाँ इनका प्रेशर होगा, उस प्रेशर को क्या बोलोगे? वेपर प्रेशर बोलोगे। क्या बोलोगे उसको? वेपर प्रेशर बोलोगे। तो ये एक इक्विलिब्रियम, यानी इक्विलिब्रियम क्यों बोल रहे हो? हर कुछ वक्त के बाद जितने मॉलिक्यूल पर सेकंड वेपर्स में जाएंगे क्लोज सिस्टम में,
उतने पर सेकंड लिक्विड में आएंगे। यानी एवापोरेशन और कंडेंसेशन एक साथ एक रफ्तार से चलने लगेगी, तब वेपर्स का जो प्रेशर होगा, इसको क्या बोलोगे? इसको बोलोगे वेपर प्रेशर। अब ये वेपर प्रेशर की आमतौर पर कंसेप्ट हमें क्या मिला? यानी दी प्रेशर exerted, प्रेशर पैदा हुआ बाय वेपर्स ऑफ ए लिक्विड, एक लिक्विड में वेपर प्रेशर डेवलप हुआ व्हेन, जहां क्या हुआ? लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, liquid vapor equilibrium is established, ये establish हो गई। ठीक है, तब जो वेपर अब प्रेशर बनाएंगे ऊपर जाने के लिए, ये प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। और जब ओपन सिस्टम हो उसका वेपर प्रेशर 0 होता है, और जब ये क्लोज सिस्टम होता है तभी इनके ऊपर कंडेंसेशन का प्रेशर होता है और नीचे से वेपर प्रेशर ऊपर लगाते हैं। तो ये सिर्फ क्लोज सिस्टम में काउंट होता है। तो यहाँ पे ऑल फैक्टर्स, तमाम तर फैक्टर्स कौन से वाले? इफेक्टिंग, जो इफेक्ट कर रहे होते हैं ऑन एवापोरेशन, किस पे? रेट ऑफ एवापोरेशन पे इफेक्ट कर रहे होते हैं। तो ये क्या करते हैं? ये फिर इफेक्ट करते हैं सेम ऑन एवापोरेशन, यानी एवापोरेशन पे भी उनकी बातों का असर ऐसा ही होता है जैसा एवापोरेशन पे होता है। जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर ज्यादा बनेंगे, तो वेपर प्रेशर भी ज्यादा बनेगा। एवापोरेशन अगर ज्यादा, जहां एवापोरेशन ज्यादा हुई वेपर प्रेशर अपने आप ज्यादा होगा, जहां एवापोरेशन का रेट कम हो गया तो वेपर प्रेशर भी कम हो जाएगा। तो हम यहाँ फैक्टर वेपर प्रेशर के एवापोरेशन के वैसे ही समझेंगे, सिर्फ आप वहां पे सिर्फ रेट ऑफ एवापोरेशन को हटा दो, बाकी बातें वही हो जाएंगी। तो यहाँ पे हम आपका यहाँ पे लेक्चर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। तो आज हम यहाँ पे इसको खत्म करते हैं। अब बाकी कैरेक्टर्स हम लिक्विड्स के नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो तब तक मुझे आप इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।